गांव में आदित्य नाम का एक व्यापारी रहा करता था। आदित्य के परिवार में उसकी पत्नी, बहन और उसके 2 सौतेले भाई रहा करते थे। एक दिन आदित्य अपने घर से बाहर निकल ही रहा था कि तभी उसकी पत्नी रुक्मणी उससे बोली, मुझे 500 मुद्राओं की आवश्यकता है। 500 स्वर्ण मुद्राओं की तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई रुक्मणी? सीधे सीधे क्यों नहीं कहती कि ये स्वर्ण मुद्राएं तुम बिरजू और रतन के लिए ले रही हो? जब आप सब कुछ जानते ही है तो फिर क्यों पूछ रहे हैं? रुक्मणी की बात सुनकर आदित्य ने स्वर्ण मुद्राओं की थैली रुक्मणी के हाथ में थमा दी। तभी वहां पर अशोक आ पहुंचा और आदित्य से बोला, बाहर बैलगाड़ी तैयार खड़ी है भैया, आपको अपने खेतों में नहीं चलना? अशोक, मैं खेत में जाने के लिए ही निकल रहा था कि तभी तुम्हारी भाभी ने रोक लिया। चलो चलो चलते हैं। इतना बोलकर आदित्य अशोक के साथ घर से बाहर आ गया और बैलगाड़ी में बैठ गया। अशोक उस बैलगाड़ी को चलाते हुए खेतों तक ले गया। आदित्य बैलगाड़ी से उतरा ही था कि तभी गांव का मुखिया वहां आ पहुंचा और आदित्य से बोला, किसानों के तो भाग्य खुल गए कि आप स्वयं खेत में आकर पधारे हैं। ऐसा बोलकर मुझे अपमानित मत कीजिए मुखिया जी। किसी समय मैं भी एक किसानी हुआ करता था। तुम्हारे जैसे लोग इस संसार में बहुत कम हैं आदित्य, जो इतना धनवान होने के बाद भी अपना स्वभाव नहीं बदलते। उदाहरण के लिए अशोक को ही देख लो, वो तुम्हारा खून नहीं है, लेकिन फिर भी तुम इसे अपने भाई की तरह रखते हो। मुखिया जी, अशोक 5 साल का था जब मुझे जंगल में रोता हुआ मिला था। मैंने उसके माता पिता को जंगल में बहुत ढूंढने की कोशिश की, परंतु वो नहीं मिले। अब आप ही बताइए कि मैं अशोक को जंगल में जानवरों के लिए छोड़ आता? नहीं मुखिया जी, नहीं। एक दूसरे के प्रति दया और प्रेम की भावना ही हमें इंसान बनाती है। इतना बोलकर आदित्य आगे बढ़ गया। तभी मुखिया अशोक की ओर देखकर बोला, अशोक, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ मुखिया जी? तुम्हारे भैया से मेरी बात करने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो अपने सौतेले भाई पर जान छिड़कते हैं। वो मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। अगर वो विश्वास करेंगे तो केवल तुम्हारी बात का। आप कहना क्या चाहते हैं मुखिया जी? साफ साफ बताइए। अशोक, आदित्य का मेहनत से कमाया हुआ धन उसके दोनों सौतेले भाई दोनों हाथों से उड़ा रहे हैं। तुम्हें पता नहीं है, आजकल आदित्य के दोनों भाई रतन और बिरजू केशव नगर राज्य के कोठे में जाने लगे हैं और वहां किसी नर्तकी के चक्कर में पड़ गए हैं। तुम ये बात आदित्य के कानों में डाल देना। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। शाम के समय अशोक और आदित्य कमरे में बैठा हुआ बात कर रहे थे कि बातों बातों में अशोक ने बोला, भैया, मुखिया जी रतन और बिरजू की शिकायत लेकर आए थे। बोल रहे थे कि वो आपका धन किसी नर्तकी पर लुटा रहे हैं। ये सुनकर आदित्य बुरी तरह से चौंक पड़ा। देखो अशोक, मेरे दोनों सौतेले भाइयों की करतूतें मुझसे छुपी नहीं हैं, परंतु मैं केवल इस वजह से चुप रहता हूँ कि मैंने उनकी माँ को वचन दिया था कि उनके जाने के बाद मैं उनका ख्याल सगे भाइयों की तरह रखूंगा। भैया, अगर आपके दोनों भाई गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो उन्हें रोकना आपका कर्तव्य बनता है। मैं जानता हूँ अशोक, तुम चिंता मत करो। कुछ दिन बाद राधा का विवाह होने वाला है। विवाह के बाद मैं अपने दोनों भाइयों की खबर लूंगा और उन्हें अपने साथ व्यापार में लगाऊंगा। मुझे विश्वास है कि वे दोनों सुधर जाएंगे। आदित्य और अशोक नहीं जानते थे कि उनके कमरे के बाहर रतन उनकी बात को बहुत ही गौर से सुन रहा था। रतन तुरंत अपने भाई बिरजू के पास जाकर सारी घटना बताते हुए बोला, भैया, ये 2 कौड़ी का नौकर जिसे भैया जंगल से उठाकर लाए थे, हम दोनों के खिलाफ भैया को भड़का रहा है और भैया कह रहे हैं कि विवाह के बाद वो हम दोनों की खबर लेंगे। तुम चिंता मत करो रतन, आदित्य हमारा सगा भाई नहीं है, सौतेला भाई है। मेरे दिमाग में एक ऐसी योजना है कि अगर वो सफल हो गई तो आदित्य की आधे से ज्यादा संपत्ति हम दोनों के पास आ जाएगी। फिर उसके बाद वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकेगा।
अगले दिन आदित्य अशोक के साथ घर से बाहर जाने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी आदित्य के घर पर एक व्यक्ति आ पहुंचा जो कि बहुत ही कीमती वस्त्र पहने हुए थे। आदित्य उस व्यक्ति की ओर देखकर बोला, कौन है आप लोग? मेरा नाम धनीराम है। मैं केशव नगर राज्य का फसल का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। मुझे पता है कि आपका भी फसल का व्यापार है और इस गांव में आपके बहुत सारे खेत हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं। इस गांव में जितने भी खेत हैं सब मेरे ही हैं। मैं आपके सारे खेत खरीदना चाहता हूँ। लेकिन मैं अपने खेत नहीं बेचना चाहता, क्योंकि मेरे खेत में मेरे ही गांव के किसान काम करते हैं और वे मेरे भाइयों की तरह हैं। मुझे डर है कि मेरे बाद कोई और उन खेतों का मालिक बनेगा तो वो किसानों को अपना नौकर न समझे। देखिए, मेरे विचार भी बिल्कुल आपकी ही तरह हैं। मुझे उपजाऊ खेतों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मैं इसके बदले आपको आपके सारे खेतों की 3 गुना कीमत देने के लिए तैयार हूँ। आदित्य कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसके 2 सौतेले भाई रतन और बिरजू वहां आ पहुंचे। बिरजू आदित्य की ओर देखकर बोला, भैया, सौदा बुरा नहीं है। धनीराम जी आपको 3 गुना कीमत देने के लिए तैयार हैं। आप एक व्यापारी की तरह सोचिए। उस 3 गुना धन से आप और भी ज्यादा खेत खरीद सकते हैं और दूसरे गांव के लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। बिरजू की बात सुनकर आदित्य प्रसन्न होते हुए बोला, तुम्हारे मुंह से ये सुनकर बहुत अच्छा लगा बिरजू। तुमने आज पहली बार किसी व्यापारी की तरह बात की है, इसीलिए मैं तुम्हारी बात नहीं टालूंगा। ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं अपने सारे खेत बेचने के लिए तैयार हूँ। मेरे सारे खेतों की कीमत 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं हैं। मैं आपको 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं नहीं, बल्कि 6 लाख स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मैं 6 लाख स्वर्ण मुद्राएं बैलगाड़ी में साथ लाया हूँ। धनीराम की बात सुनकर आदित्य अशोक के साथ अपने घर से बाहर निकल गया। आदित्य ने देखा कि बैलगाड़ी में 6 लाख स्वर्ण मुद्राएं रखी हुई थी। आदित्य अशोक की ओर देखकर बोला, इन 6 लाख स्वर्ण मुद्राओं को घर के अंदर रख लो। धनीराम एक सादा कागज आदित्य को पकड़ाते हुए बोला, इस पर अपना अंगूठा लगा दीजिए। आदित्य उस सादा कागज पर अंगूठा लगाते हुए बोला, मेरे सारे खेत आज से आपके हुए। भैया, कम से कम स्वर्ण मुद्राओं को गिन तो लेते। अशोक, मैं एक व्यापारी हूँ, दूर से ही देखकर बता सकता हूँ कि बैलगाड़ी में कितनी स्वर्ण मुद्राएं रखी हुई हैं। लेकिन मैं तो गिनूंगा। अशोक अंदर जाकर उन स्वर्ण मुद्राओं को गिनने लगा, मगर ना जाने क्यों उसे स्वर्ण मुद्राओं पर कुछ शक हुआ। अशोक ने एक स्वर्ण मुद्रा लेकर उसे जमीन पर घिसा। तभी देखा कि मुद्रा का सुनहरा रंग उतर गया। अशोक सब कुछ समझ गया। भैया, धनीराम ने आपको ठगा है। क्या मतलब? भैया, ये सारी 6 लाख स्वर्ण मुद्राएं नकली हैं। जब मैंने एक स्वर्ण मुद्रा को घिसा तो उस पर से सोने का पानी उतर गया। धनीराम ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ अशोक, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। धनीराम को उसके किए की सजा महाराज विक्रम देंगे। मैं अभी महाराज विक्रम को सारी घटना बताता हूँ। मैं भी आपके साथ चलूंगा भैया। नहीं अशोक, तुम यहीं रुको, मैं अकेले ही जाऊंगा। इतना बोलकर आदित्य केशवनगर राज्य की ओर चल दिया। कुछ घंटे बाद वो महल के अंदर राजा विक्रम के सामने खड़ा था। आदित्य राजा विक्रम को सारी घटना बताते हुए बोला, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है महाराज। धनीराम ने मुझे नकली स्वर्ण मुद्राएं देकर
मेरे सारे खेत अपने नाम करवा लिए। हम इस बात की तहकीकात के लिए धनी राम को भी बुलाएंगे। सैनिकों, जाओ और जाकर धनी राम को यहाँ लेकर आओ। कुछ ही देर में धनीराम वहां पर खड़ा था। राजा विक्रम धनीराम की ओर देखकर बोला, आदित्य का कहना है कि तुमने उसके साथ धोखा किया है। तुमने उसे नकली स्वर्ण मुद्राएं दी हैं। ये झूठ बोल रहा है महाराज। जब मैंने इसे स्वर्ण मुद्राएं दी थीं, तब इसके दोनों भाई भी वहां मौजूद थे। मैंने इसे असली स्वर्ण मुद्राएं दी हैं। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप इसके दोनों भाइयों को बुलवाकर पूछताछ करवा सकते हैं। कुछ ही देर में आदित्य के दोनों भाई बिरजू और रतन महल में खड़े थे। राजा विक्रम ने उन दोनों की ओर देखकर कहा, धनी राम ने तुम्हारे बड़े भाई को जो स्वर्ण मुद्राएं दी थीं, वो असली थीं या नकली? महाराज, वो स्वर्ण मुद्राएं असली थीं। धनी राम के जाने के बाद मेरे बड़े भैया की नीयत बदल गई। दरअसल भैया चाहते हैं कि वो 6 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी उनके पास आ जाएं और उनके खेत भी उन्हें वापस मिल जाएं। इसीलिए उन्होंने सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए ये झूठा किस्सा सुनाया है। बिरजू सही कह रहा है महाराज। भैया बहुत बड़े झूठे हैं। मैंने भैया को बहुत मना किया कि ऐसा मत करो। कम से कम हमारे महाराज को तो धोखा मत दो। अगर उन्हें सच्चाई का पता चल गया तो वे तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। मगर भैया ने हमारी एक नहीं सुनी। ये सुनकर आदित्य पूरी तरह से चौंक पड़ा और दोनों भाइयों की ओर देखकर बोला, ये क्या कह रहे हो तुम दोनों? तुम दोनों आखिर झूठ क्यों बोल रहे हो? बकवास बंद करो। तुम्हारे दोनों भाइयों ने तुम्हारे खिलाफ गवाही दी है। धनी राम सही है, तुम ही झूठे हो। सैनिकों, आदित्य को बंदी बना लो और उसे कारागार में डाल दो। सैनिकों ने आदित्य को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। रतन और बिरजू धनीराम के साथ मुस्कुराते हुए महल से बाहर आ गए। महल से बाहर आते ही बिरजू धनीराम से बोला, देखो, ये सब हमारी योजना का हिस्सा था। अब तुम हमें असली स्वर्ण मुद्राएं दे दो। क्यों नहीं? असली स्वर्ण मुद्राएं कल तुम्हारे घर तक पहुंच जाएंगी। रतन और बिरजू खुश होते हुए अपने घर पर आ गए। केवल उन दोनों को घर पर आता देख रुक्मणी और अशोक बुरी तरह से चौंक पड़े। तुम्हारा भैया तुम्हारे साथ नहीं आए? भैया को राजा विक्रम ने बंदी बना लिया। ऐसा कैसे कर सकते हैं महाराज? क्या तुमने उन्हें बताया नहीं कि धनीराम झूठा है? नहीं, और हम ऐसा क्यों बताएंगे? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये घर केवल हम दोनों भाइयों का है। तुम्हारा पति तो कारागार में पड़ा हुआ है। अब तुम्हारी और अशोक की इस घर में कोई जगह नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। ये क्या कह रहे हो तुम दोनों? अशोक, भैया मूर्ख थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि धनी राम को किसी और ने नहीं बल्कि हमने ही यहाँ भेजा था, ताकि हम चालाकी से भैया की सारी संपत्ति अपने नाम करवा सकें। मूर्ख अशोक, असली स्वर्ण मुद्राएं तो हमारे पास आएंगी और भैया के हिस्से में तो कारागार आ गया। अब तुम दोनों के हिस्से में आएगा जंगल। रतन और बिरजू ने अशोक और रुक्मणी को उनके ही घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। अशोक रुक्मणी को जंगल में लेकर आ गया और बड़ी मेहनत से झोपड़ी तैयार करने लगा। अगले दिन धनीराम बैलगाड़ी लेकर रतन और बिरजू के घर पर पहुंचा और बोला, वादे के मुताबिक मैं असली सारी स्वर्ण मुद्राएं बैलगाड़ी में ले आया हूँ। अब तुम्हें अपना वचन निभाना है। आज से यह घर मेरा हुआ। वैसे भी हमें इस घर की कोई आवश्यकता नहीं है। हम दोनों भाई असली स्वर्ण मुद्राएं लेकर किसी और राज्य में बस जाएंगे और वहां सारा जीवन ऐशो आराम से बिताएंगे। इतना बोलकर बिरजू और रतन वो बैलगाड़ी लेकर गांव से चले गए, पर धनीराम आदित्य के घर पर ही रहने लगा। इधर कुछ ही दिनों में अशोक ने अपनी मेहनत से एक सुंदर झोपड़ी तैयार कर ली।
और रुक्मणी के साथ जंगल में ही रहने लगा। रुक्मणी रोते हुए अशोक से बोली, मैंने रतन और बिरजू को अपने सगे बेटों से भी ज्यादा प्रेम किया। वो दोनों इतना बड़ा धोखा करेंगे, मुझे तो अभी विश्वास नहीं हो रहा। चिंता मत कीजिए, मैं महाराज विक्रम से बात करूंगा। मैं आज ही महाराज से मिलने के लिए जाऊंगा और भैया को लेकर आऊंगा। कुछ घंटे बाद अशोक राजा विक्रम के महल में खड़ा था। राजा विक्रम अशोक की ओर देखकर बोला, कौन हो तुम? महाराज, मेरा नाम अशोक है। आपने मेरे बड़े भैया आदित्य को बगैर किसी दोष के कारागार में डाल दिया है, जो कि गलत है। आपके द्वारा गलत न्याय हुआ है। ये सुनकर राजा विक्रम क्रोधित होते हुए एक सैनिक से बोले, देखते क्या हो, इसकी खाल उधेड़ दो। इसे इतने कोड़े मारो कि इसको नानी याद आ जाए। राजा का आदेश सुनते ही सैनिक ने अशोक की पीठ पर कोड़े बरसाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में अशोक की कमीज फट गई। तभी राजा विक्रम की नज़र अशोक की पीठ पर बने हुए एक निशान पर पड़ी। राजा विक्रम तुरंत सैनिक से बोला, रुक जाओ सैनिक। तुम्हारी पीठ पर यह निशान कैसा? यह निशान तो मेरे बचपन से है महाराज। क्या आदित्य तुम्हारा सगा भाई है? नहीं महाराज, मुझे बचपन में कोई जंगल में छोड़ गया था। भैया मुझे जंगल से उठाकर अपने गांव ले आए और उन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। ये सुनकर राजा विक्रम की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने तुरंत आदित्य को रिहा करवाया। तुम्हारी वजह से आज मेरा पुत्र मुझे मिल गया। बरसों पहले मैं अपनी पत्नी के साथ अपने 5 वर्षीय पुत्र को लेकर जंगल में शिकार करने के लिए निकला था और मेरा पुत्र जंगल में खो गया। मेरे पुत्र की पीठ पर भी वैसा ही निशान था जैसा कि अशोक की पीठ पर है, और अशोक ने मुझे बताया कि तुम उसे जंगल से ही उठाकर लाए थे। आप सत्य कह रहे हैं महाराज। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, परंतु मेरी समझ में यह नहीं आया कि तुम्हारे दोनों भाइयों ने तुमसे झूठ क्यों बोला। महाराज, मेरे दोनों भाई सौतेले थे। हालांकि मैंने उन्हें अपने सगे भाइयों से भी ज्यादा प्रेम किया, परंतु आज फिर भी वो मुझे अपना भाई नहीं मान सके। राजा विक्रम तुरंत एक सैनिक से बोला, जाओ, जाकर धनी राम को यहाँ इसी समय उठाकर ले आओ। महाराज, मुझे क्षमा कर दें। ये सब मैंने आदित्य के दोनों भाइयों के कहने पर किया था। तुम्हारा जुर्म क्षमा करने के काबिल नहीं है धनी राम। तुम धोखेबाज हो, तुम्हें दंड मिलना चाहिए। राजा विक्रम ने उसी समय धनीराम को फांसी पर लटकवा दिया और आदित्य से बोला, तुम्हारा खेत और तुम्हारा घर फिर से तुम्हारा हुआ, लेकिन मैं तुम्हारे दोनों भाइयों को भी नहीं छोड़ूंगा। नहीं महाराज, वो जैसे भी हैं मेरे भाई हैं। सब किस्मत का खेल है। महाराज, अगर मेरे भाई मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं करते तो फिर मैं आपके पास कभी नहीं आता और आपका खोया हुआ पुत्र आपको कभी वापस नहीं मिलता। तुमने बिल्कुल सत्य कहा। अशोक, तुम्हारे पिता तुम्हें मिल चुके हैं। अब तुम यहीं रहो अशोक, लेकिन मैं आपसे समय समय पर मिलने आता रहूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी मेरे बाद इस राज्य के अगले महाराज तुम ही हो। इधर रतन और बिरजू दूसरे राज्य में अपना सिर पकड़कर बैठे थे। धनी राम ने हमारे साथ भी धोखा किया है बिरजू।
उसने हमें भी नकली स्वर्ण मुद्राएं दी थीं। और अब हम धनी राम से बदला भी नहीं ले सकते। ऐसा क्यों बोल रहे हो? कल ही हमारे गांव का एक व्यक्ति मिला था। उसने बताया कि अशोक तो राजा विक्रम का पुत्र निकला और आने वाले कल का वही महाराज है। महाराज को सारी सच्चाई पता लग गई है। उन्होंने धनी राम को फांसी दे दी। अगर हम दोबारा गए तो कहीं हमारा भी वही हाल ना हो। तुम सही कहते हो। पता नहीं भैया हमें माफ करेंगे भी या नहीं। अब तो हमें सारा जीवन मेहनत मजदूरी करके ही काटना पड़ेगा। और फिर रतन और बिरजू फिर कभी अपने गांव नहीं लौटे।